सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल जो पाकिस्तान में दीन है, वो तिजारत बन चुका है। चलें, मेरे प्रोग्राम आप देखते हैं, इक्का-दुक्का लोग इतराज़ भी करते हैं। ये ताहिर कादरी साहब क्या फरमा रहे हैं, ये सुनते हैं पहले। जी सर। मौलवी पैसे लिए बगैर तकरीर करने को तैयार नहीं, हुँ, दीन का इल्म देने को तैयार नहीं। हुँ, इल्ला माशाअल्लाह कोई किसी को बुला ले। पहले तो जाते थे तो उस वक्त खिदमत लेते थे, अब रेट तय करते हैं हुँ, एक्टरों की तरह, हुँ, नाच गाने वालों की तरह हुँ, रेट है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आपको जाती मुशाहदा बता रहा हूं, हुँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इंडिया में था, नाम नहीं लूंगा किसी। अच्छा, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है ताहिर कादरी साहब। ये अक्सर मैं अपने प्रोग्रामों में आपको ये बताता हूँ कि जो इस्लाम है, ख़ासकर पाकिस्तान में, उसकी तजारत हो रही है। उलमा जो हैं, उनकी तकरीरें आप जब सुनते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि उनके पास इल्म नहीं है, और जब उनके पास इल्म नहीं है, तो वो किसी को क्या बताएँगे? जब आपकी कीमत लगनी शुरू हो जाए, किसी चीज़ की भी, तो वहाँ पे फिर मेरा ख़्याल जो मकसद होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे सहाफ़ी हैं, इनकी कीमत लगती है, और जैसे ही इनकी कीमत बढ़ती है, गवर्नमेंट तब्दील होती है, इनके बयानात तब्दील हो जाते हैं। आप सबके इल्म में है, पिछले दिनों मैंने बाकायदा तौर पर आपको बताया था कि ये तहरीक लबैक वाले हैं, 13 करोड़ रुपए इन्होंने लिए, और गाड़ी ली, प्लॉट लिए, पता नहीं क्या-क्या ये लोग लेते हैं, और फिर वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग इस्तेमाल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं, उनमें इतनी अक्ल, इतना शऊर नहीं है कि वो खुद फैसला कर सके, क्योंकि सब कुछ आपने मौलवी के ऊपर छोड़ दिया। आपको उलमा ने ये यकीन दिलाया हुआ है कि हमारी खिदमत करने से, हमारे आगे पीछे फिरने से आपने इस दुनिया में भी सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है। वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले दुनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौलवी साहब ने फतवा देना आपको, और आपका बेड़ा गर्क करना है। यहाँ पे जो आप सबको आज के हालात पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं, उसमें ये जो झूठे केस डाले जाते हैं, जो तौहीन इस्लाम, तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत के, उसमें बहस ये नहीं है कि ये कवानीन गलत हैं या ठीक है। इस पर बहस नहीं हो रही, मगर इन मौलवियों को पैसा दिया गया है। और बात भला क्या है उसमें, कि जिन लोगों को गलत आपने जेल में बंद किया, जिनके ऊपर झूठे केस डाले हैं, और उनको इस्लाम का इतना इल्म भी नहीं था, आपने पैसों के लिए, जिस तरह मौलवी अब पैसों के लिए मैदान में इस वक़्त इकट्ठे होते जा रहे, तो केस ये था कि ये झूठे केस क्यों बने? ये केस नहीं है कि 295 298 सी जो है कवानीन में मौजूद गलत है, ये ठीक है, ये बहस है ही नहीं। लेकिन क्योंकि इनको, मौलवी को अब पैसा दिया गया, और मौलवी ने ये गेम डालनी है सिर्फ, कि केस को दूसरी तरफ लेके जाना। ये हमारे उलमा की हालत हो चुकी है, और उलमा ने अब उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनको बताया हुआ है कि मौलवी के बगैर ना आप इस दुनिया में सही सुकून ले सकते हैं, आखिरत में भी मौलवी की सवारी से आपने जन्नत में जाना है, खुद मौलवी चाहे जहन्नम में चला जाए। ऐसा दिमाग पे कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे जन्नत के बागात, हूरें, 70-70 हूरें, उसके नज़ारे दिखाए गए हैं कि वो लोग फिर अगर उन पे गुर्बत आती है तो कहते हैं, आपके लिए ये दुनिया इम्तिहान है, सब्र से काम। और फिर आप सबके इल्म में कि ये लोग जो हैं उलमा की गाड़ियों के आगे पीछे कैसे भागते, दौड़ते, और करोड़ों रुपए की इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई, सिक्योरिटी रखी हुई है। कई आपने ऑडियो देखी होगी, बड़े-बड़े उलमा, अब नाम मैं भी नहीं लेता, क्या लेना नाम। उनकी ऑडियो लीक हो जाती थी कि पहले मैं इतने पैसे लेता था तकरीर के आने के, अब महँगाई हो गई है, पेट्रोल महँगा हो गया, अब मैं इतने लूँगा। इन उलमा ने ऐसा एक ख़तरनाक खेल खेला हुआ है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो आप पे तौहीन इस्लाम, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब लगा के आपके ऊपर केस डाल दें। और एक और इदारा यहाँ पे है, उसका भी हम नाम नहीं लेते, आप समझ गए।
वो आपको दहशतगर्दी के चक्कर में गोली मार दें। ये भी आपको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस्तेमाल नहीं हुए, आपके ऊपर तो इन्हें मज़हब लगा देंगे। बगैर पैसे के ये मौलवी नहीं चाहते, और पैसे के लिए मौलवी का रेट है, किसी का ज़्यादा है। ये अब मौलवी पे डिपेंड करता है कि उसने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूँ। ऐसे उलमा का किरदार, लोग मुझे कहते हैं जी उलमा सू कहो, उलमा फलां कहो, लेकिन चलो खुद भी कुछ कह लिया करो, सब कुछ मैं नहीं कहना। तो मकसद ये आपको बताने का है कि सबको पता है कि दीन बिक चुका है, और जो सही रास्ता उसकी तरफ किसी ने नहीं आना, क्योंकि सही रास्ता अगर बता दिया, अब सही रास्ते पे अगर आप देख लें, यहाँ पे कोई बड़ा फौत हो जाता है, मर जाता है, उसकी मौत की भी प्रोटोकॉल कैसी होती है। अगर हज़रत उमर की या जो खुलफा थे उस वक़्त उनकी बात करें, तो उनकी ज़िंदगी के मसाले ये देंगे, मगर इनके अंदर वो नमूना नज़र नहीं आएगा किसी के अंदर। अब ऐसे-ऐसे बुज़ुर्गान दीन भी गुज़रे हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊँ तो नया कपड़ा ना लगाना किसी ज़िंदा के काम आ जाएगा। ये आप सबको इल्म है। लेकिन आज के दौर में आप देखें, महँगे से महँगे इनके लिबास, महँगी से महँगी प्रोटोकॉल, महँगे से महँगे खाने। मैं आज देख रहा था, गरीब थे, लाइनों में लगे हुए थे, यही फ़लस्तीन में, गज़ा में, और दूसरी तरफ अरब थे, वो बकरे और वहाँ पे खाबे-शाबे चाल रहे थे। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं खुद भी खाने वगैरह की वीडियो कभी भी कम ही अपलोड करता हूँ। मुझे पता है दुनिया के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और फिर आपने दिखावा करना कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या अपना कहाँ पे खा रहा हूँ, तो वैसे भी मुनासिब नहीं लगता। कैसे लग सकता है कि जब एक तरफ ये ज़रूरी नहीं मुसलमान ही हो, कोई भी इंसान हो, वो बेचारा लाइन में लगा हुआ, उसको खाना नहीं मिल रहा, और आप वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे कि यहाँ पे हम खाबे-शाबे खा रहे। किसी को लगता है कोई इतराज़ नहीं इस पे मैं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये उलमा की जो आप देखें सेहतें देखें, इनकी सेहतें देखें, और अपने बच्चों की सेहतें देखें। अपनी सेहत देखें, शीशा देखें, अभी देखें जाके जो इन उलमा के आगे पीछे भागते हैं, वो ज़रा आईना देखें, उनको अपना चेहरा जो नज़र आएगा, फिर मौलवी साहब की तरफ देखें, उनका जो चेहरा नज़र आएगा, फिर फ़र्क आपको ऐसे ही नज़र आएगा, तो जैसे इश्तिहार आता था सरफ़ और साबुन का। तो ये जो दीन की फ़रोग़त है, इसमें अब बेगुनाह लोगों को आपने जब तक बली नहीं चढ़ाना, जब तक उनका बेड़ा गर्क नहीं करना, उस वक़्त तक आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि आपके पास दीन तो है नहीं, आपके पास तो फितना और फ़साद है, और उसके लिए आपने हर वक़्त तैयार रहना, उसके लिए आपने तैयारी करते रहना। फिर झूठ बोलना, कभी किसी की किताब लेके आ जानी है, फिर उसका तशरीह गलत करनी है, फिर उतना टोटा निकाल के जो उसका आगे ना पीछे, ना कुछ सार ना समझ, ना पाँव, वो आपने लगा देना कि जनाब ये देखिए ये लिखा हुआ था, और आगे पीछे क्या लिखा वो नहीं बताना, और हमारे लोग हैं वो कहते बल्ले 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 बल्ले, शाबाश शाबाश। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दीन आजकल पाकिस्तान में फ़रोग़ होता है। मैं क्यों इस पे इतने प्रोग्राम करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ कि यार देखो, ये वो इस्लाम नहीं जो 1400 साल पहले था। आज आपको जो इस्लाम बताया जाता है वो गुमराह कर दिया गया है। आज अपनी आप हालत देखें उस वक़्त की, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा सहाबा ने किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी। आज के दौर में तो थोड़ी-सी किसी को इज़्ज़त मिल जाए तो वो एक बंदा रख लेता है कि छतरी लेके मेरे आगे पीछे घूमते रहो। छतरी जो है वो खुद नहीं पकड़ सकता, उसको खादिम चाहिए वहाँ पे कि आके छतरी पकड़े और आगे पीछे मेरे चले। जूता वो भी खुद नहीं पहनते। ये हालत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दीन फरोश आपको हर जगह मिलेंगे। अब तारक कादरी साहब भी ये कह रहे थे, बड़ा लंबा था इनका, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन लोगों को भी पता है ये सब कुछ। और इसी वजह से दूसरी तरफ आप देख लें, हर जगह पे आपको ख़त्म नबूवत के मुजाहिद नज़र आएंगे, हर जगह पे आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कहेंगे हम रात दिन दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे हालात नहीं है पाकिस्तान। दूसरे मुसलमानों के भी इतने अच्छे हालात नहीं।
अगर ये दीन पे चल रहे होते तो आज पूरी दुनिया की गुलामी तो ना करते। आज ये हर चीज़ के मोहताज है। अपनी हालत देख लें, कहीं से ज़कात सदका आ जाए, कहीं से वो कर्जा आ जाए तो बड़े खुश होते, जश्न मनाते। अपनी गवर्नमेंट भी देख लेना वहाँ। तो ये पाकिस्तान जो है इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो आप सबके सामने। हमारा मकसद ये होता है कि वो रास्ता ढूंढें जो आपको मंजिल पे लेके जाए। ये देखिए, ये उलमा की जो रास्ते हैं, ये दीन की, ये दुनिया में आप देख लें, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, वो भी ये इस्तेमाल करते हैं, इनके फतवे चलते हैं, इनका सिस्टम चलता है, इनका निज़ाम चलता है। और उस निज़ाम के लिए आए दिन बेगुनाह लोग जेलों में या कत्ल कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। तो ये जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, सबसे बड़ा नसूर ये दुनिया में इस वक्त है। इन्होंने दीन आपको बताया ही नहीं। ये कैंसर है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी रगों में, ये सिर्फ अपने तक नहीं है, ये फैलने वाला दूसरा, ये दूसरों के लिए भी मुसीबत बना हुआ। अब ये अल्फाज जो अभी आपने तारुल कादरी साहब के सुने, मेरे कहता तो शायद आप मानते ना, अब आपके उलमा भी यही बातें कर रहे हैं और इनको भी पता है कि ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। नाज़रीन, मकसद होता है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, सीधा रास्ता अख्तियार करें, अपने अंदर शऊर लाने की कोशिश करें, अक्ल लाएं, समझ लाएं, ना अपनी नस्लें बर्बाद करें, ना अपने आप को बर्बाद करें। चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल एक साहब से मुलाकात हुई मेरी इंग्लैंड में। वो आए हुए तो जर्मनी से थे और इत्तेफाकन ही उनके साथ गपशप शुरू हो गई। तो वो कहने लगे कि आपका चैनल हम जर्मनी में देखते हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा आप कब से हैं जर्मनी में, तो जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कहा आप तक पहुंचनी चाहिए। उनका कहना था कि मेरे पास डोल्डिंग थी और मैं और मेरी मिसेज़ जर्मनी में रहते थे और इनकी मिसेज़ जो थी वो कोई हाउस बिल्डिंग कर रही थी, डोल्डिंग पे हाउस बिल्डिंग कर रही थी। 3-4 साल पहले की बात है या 5 साल पहले की बात। और कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेगम साहबा को क्यों नहीं भेजा? वो कहने लगे कि वो जहाँ पे काम कर रही थी, हाउस बिल्डिंग वगैरह कर रही थी, वहाँ जो उनका बॉस था, शेफ़ था, वो सख्त था और उसने पुलिस को कहा कि ये बहुत काबिल ख़तून है, लड़की है, तो इसको मैं नहीं जाने दूँगा। वो पुलिस के सामने डट गया और इस तरह उसने उस लड़की को वापस जाने से रोक लिया। लेकिन मियाँ साहब जो थे, वो कहते जी मुझे उन्होंने पकड़ के तो वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे हमने अपने वकील से राब्ता कायम किया और मेरे पूछने पर उन्होंने वकील का नाम वागनर बताया। तो कहने लगे कि वकील ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि इनको वापस लेके आऊँगा पाकिस्तान से, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है और गैर कानूनी है। पुलिस ने ये गलत कदम उठाया और फिर वागनर ने अदालत में केस किया और अदालत से फिर केस जीत लिया। ये वैसे बहुत कम होता है कि किसी को वापस भेज दें और उसके बाद फिर यहाँ पे केस जो है वो जीत लिया जाए। अक्सर लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होती कि आप वापस चले गए, जो होना था वो हो गया, कोई नया रास्ता अख्तियार करें। और दूसरा ये था कि ज़ाहिर इनकी मिसेज़ यहाँ थी, उन्होंने भी अपने तौर पे जो भी कोशिश की वकील के ज़रिए, उससे भी फ़ायदा कहते पहुँचा। और फिर 3 साल बाद जर्मन एम्बेसी ने इन्हें वीज़ा जारी कर दिया और ये वापस आ गए जर्मनी। अच्छा, मैंने फिर इनसे पूछा कि आप जर्मनी वापस आ गए, उसके बाद आपको कौन-सा पासपोर्ट मिला? तो वो कहने लगे वो यूएनओ वाला ब्लू जो नीला पासपोर्ट होता है। और फिर मैंने उनसे और भी सवालात किए। मकसद ये था कि अपने लोग जो हैं जिनको ये
मसाइल हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। उसमें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी वो ये थी कि जो इनकी मिसेज़ थी वो काफ़ी माशाल्लाह समझदार है, होशियार है और उन्होंने जद्दोजहद की और फिर उन्हें वहीं पे काम भी मिल गया। दोनों मियाँ बीवी एक ही जगह पे काम करते हैं। कहते हैं मैं बगैर हाउस बिल्डिंग के हूँ और उसने हाउस बिल्डिंग की हुई। ये जो बूढ़े लोगों को सँभालना होता है, आल्टेहाइम वगैरह जो आपने देखी होगी, लीग है जिसको कहते हैं, ओल्ड होम मैं इंग्लिश में ही बता दूँ। तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे अब काम करते हैं तो फिर इंग्लैंड मैंने कहा कैसे आना हुआ? वो कहते हैं जी यहाँ हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए हम आए हैं वीज़े लगवा के और दूसरी दफ़ा हम इंग्लैंड आए, ब्लू पासपोर्ट के ऊपर। तो सवालात पे सवालात फिर ज़ाहिर है हम दिलचस्पी मेरी बढ़ती गई क्योंकि मेरा मकसद था कि आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाना। उन्होंने कहा मैंने जर्मन ज़बान में भी काफ़ी महारत हासिल की है और हम जल्द ही जर्मन नेशनलिटी भी ले लेंगे। जिस तरह उन्होंने अपने हालात बताए, मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कुछ सूबों में आपको पता है कि प्रॉब्लम ये चल रही है कि वहाँ पे थोड़ा स्लो सिस्टम है और कई जगह पे तो बर्लिन वगैरह में तो बड़ा तेज़ है। ये केस जो मेरे सामने आया, शायद मुझे नहीं पहले याद, पहला ही केस था और इस पर सिर्फ़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने वकला से राब्ते में रहें और वकील भी अच्छा करें। अब नाम बताने का मकसद ये होता है कि ये अच्छा वकील था वागनर और सारी दुनिया उसको जानती है। जो भी जर्मनी में लोग रहते हैं, ख़ासकर फ्रैंकफर्ट, ये जो भी इलाका है, हैम्बर्ग में तो चलो और लोग वहाँ के वकला से राब्ता कायम कर लेते हैं। लेकिन ये जो मसाइल हैं जर्मनी में लोगों के लिए, उनको चाहिए कि अब जद्दोजहद ये भी करें कि जितनी जल्दी हो कोई ना कोई काम सॉरी, कोई ना कोई हाउस बिल्डिंग पकड़ें। जो यंग है उनको ये बहुत बड़ा एक चांस है। अगर उनके पास गोल्डिंग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ज़बान पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए और दूसरा ये है कि आपने काम करना है। जब आपके आप आप बोझ नहीं बनेंगे किसी के ऊपर तो आपके लिए मुश्किलात कम हो जाती और फिर अपने वकला के साथ राब्ते में रहें। मैं ये भी बता देता हूँ कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपका तल्लक या आपका क्या मकसद था सियासी पनाह का, तो वो कहने लगे कि मैं अहमदी हूँ और हमें पाकिस्तान में जो मसाइल हैं आप सबके इल्म में है। हालांकि रोज़ाना आके उलमा यही कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, वो खुद ही मसले पैदा करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन हैं, उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं और भी लोग हैं। अब तो उन लोगों के लिए भी है, ना वो क्रिश्चियन है ना वो अहमदी हैं, वो कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो भी जेलों में बैठे हुए हैं। तो ये जो साहब थे काफ़ी, मेरा आधा पौना घंटा मैंने इनके साथ गपशप लगाई और जो मकसद आपको बताने का ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, जद्दोजहद जारी रखें। जहाँ भी मैंने ये सब चेक किया, इंग्लैंड हो जर्मनी हो, कोई ऐसे का वाक़या पेश आता है तो वहाँ पे अपनी भी गलती होती है। आपका केस मज़बूत होता है लेकिन आप किसी वजह से गलती से वहाँ पे मार खा जाते हैं, अपने वकला के साथ राब्ते में नहीं रहते और फिर वहाँ पे आप सुस्ती कर जाते कि दफ़ा आप रहते कहीं पे हैं, एड्रेस कहीं का दिया हुआ, पोस्ट कहीं आ रही है, वो पोस्ट मिल नहीं रही, वो इधर की उधर होगी, गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से फिर एक और मुश्किल पैदा हो जाती। और जो ज़बरदस्त बात थी वो ये थी इंसाफ की, जो मैंने बातचीत में कि हौसले बुलंद थे और ये जद्दोजहद कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, दोनों मियाँ बीवी, और बता रहे थे कि मेरी बेगम आगे पढ़ना चाहती है, वो शौक़ रखती इस चीज़ का और जल्दी वो अपनी आगे जो तालीम है जारी रखेगी। कोई भी हाउस बिल्डिंग है जर्मनी में आप पकड़ लें, वक़्त ज़ाया ना करें। मैंने देखा ये डॉक्टर है, ये मुख्तलिफ़ जगह है, वहाँ पे लिख के लगाया हुआ उन्होंने कि हमें को ख़तून चाहिए, बंदा चाहिए, लड़की, लड़का जो हमारे पास हाउस बिल्डिंग कर सके। 3 साल की होती है ये।
उसमें साथ स्कूल भी जाना पड़ता है। जब आप हाउस बिल्डिंग पकड़ लेते हैं तो फिर हाउस रेंटर पे भी नरम पड़ जाता है कि अब ये बंदा हमारे काम का है। देखिए, अगर कोई चीज़ आपके काम की नहीं तो आपको भी कोई दिलचस्पी नहीं। जब काम निकल जाता है किसी से फिर भी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपको पता हो कि ये हमारे काम आएगा कल को, तो ज़ाहिर है फिर आप वहाँ पे नरम रवैया अख्तियार कर। और ये साहब भी इसी तरह वहाँ से देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेके आए और यहाँ पे असाइलम पासपोर्ट मिल गया। और मैंने इनको कहा आप देख लेंगे, नेशनलिटी के लिए आपका पूरा अरसा गिना जाएगा, क्योंकि ये अदालत की गलती थी। अदालत की गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो वकील बहरहाल अच्छा रखें, ये मैं आपको बताऊँ। जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कहीं पे भी हो, आपका सियासी बना का केस है, वकील ज़बरदस्त होना चाहिए। जहाँ भी मार पड़नी है, अपनी गलती तो आपकी होनी है, आपके वकील की भी गलती होनी है, वहीं आपको नुकसान हो। और अभी यही कल उनसे बात हो रही थी कि जर्मनी में आप ये जर्मन ज़ुबान के लिए वो काफ़ी सख्त सिस्टम ला रहे हैं कि हर बंदे को जो भी यहाँ गैर मुल्की आता है वो जर्मन ज़ुबान सीखे, ताकि वो इस कल्चर को समझ सके। उनके ख्याल में जर्मन गवर्नमेंट के या जर्मन हुक्मरान जो है कि ये जर्मन ज़ुबान ना समझने की वजह से इस कल्चर को नहीं समझ पा रहे, इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे। कह रहे थे ये साहब के जर्मन हिस्ट्री भी मैंने उसमें भी वो जो नेशनलिटी के लिए आपको पता ही है सवालात होते हैं वो पास कर लिए, जैसे यूके टेस्ट होता है ऐसे जर्मन टेस्ट जो है ज़ुबान का भी कर लिया। तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ये मेरा मशवरा है कि आपने किसी ना किसी तरह अगर सेट होना तो एक दिन भी ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा वक्त भी आप ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि कोई ना कोई तरीका पकड़ के कोई ऐसी हाउस बिल्डिंग पकड़ें, ज़ुबान के कोर्स करें कि आपकी अपनी वैल्यू बन जाए। और जब आपकी वैल्यू बन जाएगी तो ये लोग आपको फिर जिस तरह ये साहब वाला ये तो और केस था, फिर हालात तब्दील हो जाते। लेकिन मुझे अच्छी लगी उनकी स्टोरी, मैंने कहा आप लोगों को तक पहुँचा दूँ। तो ये जनाब आज का प्रोग्राम था, अच्छा लगे तो हमें लिखें, अगर इसमें कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कोई पाकिस्तानी के इश्क में कोई लड़की अमेरिका से आ जाए, अफ्रीका से आ जाए या किसी भी मुल्क से आ जाए, हम बड़ी खुशी मनाते हैं। पूरा पाकिस्तान जो होता है वो जश्न मना रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पे आई है। वो वाकई आती है ज़ाहिर है, और यहाँ का क्योंकि कल्चर और है, और यहाँ पे फिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे भी खलबली मची होती है। आज मैंने सोचा जो बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया है, दोनों मियाँ बीवी को जो थे कत्ल किया गया और किसके हुक्म पे किया गया, उनकी वीडियो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है, मगर हमारे ग़ैरत के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है और जुल्म किया जाता है। आज भी अगर आप देखें जहालत का ये म्यार है हमारे वहाँ पे कि कभी मज़हब के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, कभी जहालत के नाम पे कत्ल किया जाता है। असल में जो अगर मेरे से पूछें, मज़हब है या जो भी गैरत है, जो भी आप रंग दे लें, है जहालत। और फिर वालिदैन भी इसमें मुलव्वस। 11 अफराद कहते गिरफ्तार किए गए और एक सरदार है, सरदार के हुक्म पे ये कत्ल हुआ। जिस कौम के सरदार जाहल हों, जिनमें अक्ल शऊर ना हो, आप उस कौम की हालत कैसे बदल सकते हैं? जहाँ पे कवानीन का नामो निशान ना हो, आइन के गुनगुनाते सियासतदान खुद आइन के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार रहे हो, जो ताकतवर इदारे हैं वो खुद आइन के मुताबिक ना चल रहे हो, वहाँ पे आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब बड़ा सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है कि इन लोगों को कत्ल किया गया और फिर वीडियो अपलोड बाद में की जाती है। तो ये पाकिस्तान में मामूल बन चुका है। 2-4 दिन की कहानी होती है, उसके बाद कोई और वाक़या पेश आ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के दौर में भी हम वहीं घूम रहे हैं
जहाँ पे 1400 साल से पहले लोग घूमते थे। कभी किसी उलमा के फतवे से कत्ल किए जाते हैं, कभी किसी इदारे के बड़े बंदे के कहने पे गोलियां चला दी जाती हैं, कभी सरदार के कहने पे लोगों को उठाया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं। और अब जो वहाँ का गवर्नर है और जो भी ताकतवर लोग हैं वो भी सरदार है। वो जो सरदार पकड़ा है, जिसका रिमांड लिया है 2 दिन का, उसके हक में बोलना शुरू हो गया कि इनके बगैर तो सिस्टम चल नहीं सकता। और आप देखेंगे कि ये भी सिर्फ सोशल मीडिया पे 4 दिन शोर पड़ा है तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वरना 2-4 दिन, 5 दिन या साल 6 माह बाद आप देखेंगे कि ये लोग वापस आ जाएंगे और सुलहनामा हो जाएगा, रहाई हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। कोई ना कोई गेम डाल लेंगे। इस मुल्क के कानून जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ना होने के बराबर। वहाँ पे आप अदालतों से जजों को डरा के फैसले लेने होते हैं। आप सबके इल्म में है कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, हम समझते हैं कि इससे शायद हमारे अंदर कोई तब्दीली आ जाए, मगर दूर दूर तक कोई तब्दीली का तल्लुक नहीं होता, नामो निशान नहीं तब्दीली, किसी किस्म की भी तब्दीली वहाँ पे नहीं आ सकती। ये लड़की, अब गवर्नमेंट ने एक नया शोशा छोड़ दिया, उसके जी 5 बच्चे थे, बंदे के 4 बच्चे थे, वो बच्चे थे नहीं बच्चे थे। फिर जी इन्होंने निकाह नहीं किया था, निकाह किया नहीं किया, आपको किसने हक दिया कि इसको गोलियां मारो जाकर? सवाल तो ये है, जो बुनियादी चीज़ होती है उससे ज़रा दिमाग लोगों के फेरने के लिए फिर इस तरह का काम शुरू किया गया। मुकम्मल प्रोपेगेंडा होता है। वो बगैर निकाह के रहे तेरे, वो कह रहे हमने निकाह किया है, ये कहते हैं उन्होंने निकाह नहीं किया। तो उनको आपने मौका दिया कि वो सबूत पेश करते कि हमने निकाह किया? आपने उनसे पूछा? लेकिन जब आपने उनको कत्ल किया उस वक़्त तो आपको पता था कि इन्होंने निकाह किया हुआ। तो ये भाग के शादी की है, इससे हमारी गैरत को जो है वो जो भी हमारे बेड़ा गर्क हुआ है उसके नतीजे में हमने ये कदम उठाया। कोई गैरत आपकी अगर इतनी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, बगैरत लोग जो होते हैं उनको गैरत याद आ जाती है। बाप भी और दूसरे भी लोग, फिर हैरानगी की बात है कि रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है। वो मक्खन लगाने में, वो उठाने में आवाज़ सबसे आगे होते हैं। फूफियाँ, चाचे, ताए, मामे, पता नहीं कौन-कौन रिश्तेदार आगे पीछे वो मिले ना मिले, ऐसे मौके पे वो कहते जी ये तो हमारी नाक कटवा दिया। उन्होंने शादी की, आपके कहने पे आप नहीं मिलते, उनको कहते ना मिलो भी। उनको कहते नहीं आपने वापस नहीं आना, आप हमारे लिए ख़त्म हो गए, जहाँ मर्ज़ी जाके ज़िंदगी गुज़ारो। पिछले दिनों आपको पता है वो जो 3-4 लोगों को गोलियाँ मारी थी पुलिस ने, वो मियाँ-बीवी थे, कोई कहता बाद में वो मियाँ-बीवी नहीं थे, उनको ज़्यादती का निशाना औरत को बनाया, फिर उसके बंदे को कहा कि इसके साथ भी हमारे सामने ये सब कुछ करो, वीडियो बना के अपलोड की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बाद में 3 माह बाद, 2 माह बाद, 1 माह बाद वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे माशरे का कितना बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारे कवानीन का बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारे आइन का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पे बड़ी गैरत आती है लोगों को, बड़ी सोशल मीडिया पे गैरत आती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क से औरतें आती हैं वहाँ पे भाग के, तो वहाँ पे आप बड़ियाँ खुशियाँ मनाते हैं, उनकी शादियाँ भी करवाते हैं सारे। तो जो वहाँ पे रहती है उनके साथ क्या मौत पड़ती है शादी अगर उसने कर ली? हर एक को हक हासिल है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, पसंद की शादी की, गोली मार दी, गैरत जाग। ये अपना जो कल्चर है इसे तब्दील करो, वो कुछ सीखो दुनिया में आपने रहना तो। अब इन लोगों को जो सरदार होगा वो भाजेगा, जो 11 में से दूसरे कमज़ोर होंगे उनको कोई जेल थोड़ी बहुत ही दे देंगे, बाद में वो भी आ जाएंगे। कितने घरों का बेड़ा गर्क किया आपकी जहालत की वजह से। वैसे तो पहले भी आप मरे हुए थे, ये सरदार भी इस तरह के वो जिंदा नहीं है। ये याशी के ये अड्डे उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे औरतें और लड़कियाँ, कई ऐसी जगह है शादी से पहले भी लड़कियाँ उनको पेश की जाती है। आए दिन इस तरह के वाक़यात आप देखते हैं, आए दिन इस तरह की कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। ये सिंध, बलूचिस्तान यही हालात है, जनूबी पंजाब भी यही चल रहा है।
तो इस जहालत से हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारी गैरत जो है वो जाग जाती है। कहीं हमारे जज्बात मजरूह हो जाते हैं, कहीं गैरत जाग जाती है, लेकिन कभी हमारे दिमाग नहीं जागे, कभी हमारे दिल जो है, जो मुर्दा है वो नहीं जागे। वो ऐसे कैसे मुर्दा है। ये पाकिस्तान जो है ऐसा मुल्क बन चुका है, ये एक दलदल बन चुका है। कल एक साहब लिख रहे थे कि बाहर आना भी आसान नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ाहिर है हर कीमती, कोई भी कीमती चीज़ हो वो हासिल करना इतना आसान नहीं होता। लोग जो यूरोप में रहते हैं वो तो सब्र भी नहीं कर सकते कि पसंद की शादी हो, और यहाँ पे अगर ये फैमिली फ़र्ज करो होती तो यहाँ पे इनकी गैरत जागनी नहीं। कवानीन है, हर चीज़ उनको पता है कि यहाँ पे फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देना, पुलिस ने आ जाना। और ये बताया गया कि 40 मर्द थे, गोलियां मारी गई, एक को पता नहीं 5 लगी, 7 लगी, जितनी भी लगी, लेकिन इतना बड़ा जुल्म, और फिर मुल्क भी तो जहन्नम बना हुआ है। जो हालत आपकी बनी हुई है वो भी आप देख लें। जब तक आप इन बड़े बड़े सरदारों के कहने पे चलते हैं, हर एक ने अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं, उसी के मुताबिक वो अपने फैसले करते, अदालत को, पुलिस को वो समझते कोई नहीं। मैं अगले दिन देख रहा था, वो पुलिस वाले ने कोई सरदार की बात नहीं मारी, उसको सरदार के बंदे उठाने आ गए। वो माफिया मांग रहा था, उसको उठा के ले गए। तो ये कल्चर बेड़ा गर्क जो मुल्क का हुआ है, यही वजह है। क्योंकि इदारों को कोई दिलचस्पी नहीं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं, वो इदारों को इस्तेमाल करते हैं, हर एक एक दूसरे को इस्तेमाल करता है, और इस इस्तेमाल के चक्कर में पूरे मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भी बालिग है वहाँ पे उसको शादी का हक है, वो पसंद की शादी करे, वो आपके कहने पे करे, हर एक को वहाँ पे हक है। किसी को इससे क्या एतराज़ हो सकता है। जब आप अदालत में पहुँच जाते तो वहाँ भी तो अदालत तहफ़्फ़ुज़ देती कि नहीं देती आपको। ऐसे वाक़यात में अभी मैं कई देखता हूँ, कई दूसरे मज़हब के होते हैं, दूसरे फ़िरके के होते हैं, वो भी लड़कियाँ जाके शादी कर लेती है। खुद आप गैरत उस वक़्त आपकी मर जाती है जब हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती कहते हैं जी मुसलमान हो गई हैं, उनके साथ जाके शादी करते। सिर्फ ताकत का नशा है। इस ताकत के नशे ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क को तबाह कर दिया। ऐसा बेड़ा गर्क किया कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया। और आगे आगे देखे लोग तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे को जा रहे हैं। दुनिया, दूसरी दुनिया कहीं के कहीं पहुँच रही और हम वहीं घूम रहे हैं। और अफसोसनाक वाक़या है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुबारक साहब, कब तक पहुँच रहे हैं मेहमान? इंशाअल्लाह ताला डेनमार्क से दोस्त चले हुए हैं, 6 साइकिल सवार माशाल्लाह। और यहाँ पे बैतुल फतूह में हमारी पूरी तैयारी है। अभी थोड़ी देर में हमारे नेशनल अमीर मोहतरम रफ़ीक हयात साहब भी पहुँच रहे हैं, और जो साइकिलिस्ट हैं वो इस वक्त 10 मिनट दूर हैं। चले बहुत तो इंशाअल्लाह ताला भी हम उनका माशाल्लाह इस्तेमाल काफ़ी करेंगे। जोशो खरोश यहाँ पे पाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हर साल माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं इस सिलसिले में भी, दूसरों में भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सारी जमात की खिलाफत की इसके बरकत बाद है। भी कोई काफले आने वाले हैं? इसके बाद एक जर्मनी से आ रहा है बहुत बड़ा काफिला, जी। लेकिन उनका जो स्टॉप है वो बैतुल फतूह नहीं है, वो सीधा इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अच्छा, वो सीधा वहाँ पर। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक्त जनाब हम हैं मौजूद बैतुल फतूह, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर तक डेनमार्क से, जी हाँ, डेनमार्क से मेहमान आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं जनाब साइकिल पे। जी हाँ, पता नहीं कितने दिन का सफ़र तय किया है। जब ये यहाँ पे आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे। तो जो लोग हैं इस्तकबाल करने वाले, वो आप देख रहे हैं पीछे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये मैं बता देता हूँ कि उनके साथ आज मुकम्मल प्रोग्राम है, और उनसे फिर कुछ इंटरव्यू भी करने की कोशिश करेंगे। ये भी देखें, इधर भी मेहमान, हर तरह मेहमान नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने बाकायदा तौर पर इस पे प्रोग्राम किया था और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। ले जनाब, ये साइकिल सवार आए हैं डेनमार्क से। ये देखें, ये 6 साइकिल सवार आए हैं।
ये जनाब अमीर साहब मिल रहे हैं इनसे, यूके के अमीर साहब। ये मुबारक सदीकी साहब आप देख रहे हैं। ये देखिए जनाब फुल मीडिया कवरेज है यहाँ। मेरी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am very proud to welcome the team that has arrived from Myanmar. They have cycled through this distance. This one purpose, that is to be here, to be part of our Jalsa Salana, and to enjoy enjoy this time of prayer. जब हम पहले जो ना दूसरे जहां मस्जिद वहाँ से स्टार्ट किया में रुके थे उसके बाद इस साल हमने पिछले साल तो उसी कितना इंशाल्लाह कल हो रहा है 900 अभी हमारे अभी 900 हो गए हैं 600 प्लस माइल हो गए हैं 600 प्लस माइल 600 देखो कितना फजल है कि दूर दूर से वो मुसीमा के लिए मतलब कि पैसा कुछ हुआ ना उनकी वजह से सब कुछ हुआ और फिर खिलाफत की बरकतें हम देख रहे हैं कि कैसे सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह ट्रॉफी आ रही है अल्लाह ताला के खास हम देख रहे हैं और ये आप लोग भी याद रखेंगे आपके बच्चे भी याद रखेंगे ताकि हम इतनी दूर दूर से
Ini bagi बैठो अब आगे Shall we do it? हाँ जी कौन करेगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. जज़ाकल्लाह। So, और इसके बाद और These are all yours now. अच्छा भाई अंग्रेजी में कर लें अंग्रेजी में ठीक है Firstly, I'd like to welcome all the cyclists who have traveled all the way from Holland to be here with us. Denmark. And Alhamdulillah, I've been just informed that you have been on the road for 7 days, mashallah. You are going to various places along the route and then arriving in Harwich and cycling from there. It is a great achievement. You have traveled over 600 miles already. And this is the truth of the promised island. That people will travel from long distances. And we've seen this in its true form today. That you bring a special dimension to our Salah. A dimension which shows the commitment and the love that you have for Bilal and the Jama'at, that you have traveled all this way so that you can be part of that August occasion with Salah in the UK, which now is, of course, an international Salah because of the presence of Bilal in the United Kingdom. So I am so proud of all of you, and my prayers are that may Allah bless this endeavor that you have undertaken. May Allah reward you generously for this, because you have shown a true commitment to being part of Ajat Sasalana. And Alhamdulillah, this year we are hoping to have 50,000 people from 120 countries. And we are amongst the first arrivals having traveled in this particular way. And we are also hoping to receive a visa to Germany, inshallah, hopefully tomorrow. Tomorrow, inshallah. So this is for us is a great pride. Business in Saudi especially has made this extra effort, and Allah may reward you generously for this. If you have any questions, please feel free to, but I'd like to say something to yourself. Maybe you can say something, please. Shafal, thank you very much, yourself. I know you're super busy, very much on Saturdays, and especially sparing time for us. Also, the last year, really humble for her again at this time. And second up, I'm really thankful to everybody who's here to welcome us. This really increased the enthusiasm between all the riders. Obviously, this is part of Inshallah Constitution, and especially that the reason Inshallah Denmark worked really hard to make it as a regular coming event. And thank you very much, everybody coming here. Not just here, everybody on the way. MDM in Germany, Holland, and now UK as well. Everywhere we stayed, we get
immense love and care and hospitality. And it's only because we are chained to one link, and that is to love and Muslim. Anybody would like to add anything to this? Okay, Jazakallah. So when's the gifts? Did you आपके साथ तो और चल गया है You have a driver, yeah? I was right sometimes. Ameen. Maybe somebody can you take a picture with my camera as well so that I can keep this very. Mirza Ghulam Ahmad की जलसा सालाना यूके नाराए तकबीर चलो बीच इनको दे चाहे इधर खाली सब कहते हैं उनको काम था वो निकल गए चले प्लीज वो कह रहे उनको काम था निकल गए हैं 20 मिनट्स से वेट उनको मैंने 600 Tomorrow we'll go to Islamabad. No. And Jalasalam. We're going to be 1,000 kilometers. Do you do any fundraising or anything, or no? That's not this year. Last year we raised like 40,000 crowns for Men's Fest. after this food, but food is in the market. So this is just started. We will have food inshallah ta'ala in the market. See, just reflect on it, sir. The Yeah, best thank you. food is in now, sir. You have had your shower. इनके shower में आप कैसे काम किया? So there are now the population just is. Just pass me that, please. This is like this is Samosa. like this is like And then banana whatever. मैं इतनी दूर से आया कि कितना तक आ सकते हैं हम लोग? Do you have any media coverage? We have few, I think so, but I don't know.